खाना मुझे दे। तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज सबसे पहले बात करेंगे आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के हवाले से। आहिस्ता आहिस्ता आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन जो है वो करीब आते जा रहे हैं और वहाँ पे जलसे जुलूस की जो गहमा गहमी है और जो गर्मा गर्मी है सियासत की, उसके असरात पाकिस्तान तक महसूस हो रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी और अब मरियम नवाज साहिबा भी आज़ाद कश्मीर पहुंच चुकी हैं। शहबाज शरीफ आज या कल में वहां पहुंच जाएंगे, लेकिन बिलावल भुट्टो जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ साथ नून लीग को भी आड़े हाथों लिए हुए हैं पिछले 2-3 दिन से, खासतौर पर जब से जलसे कर रहे हैं आज़ाद कश्मीर में बिलावल भुट्टो, तो नून लीग को बहुत कड़ी तनकीद का निशाना बना रहे हैं। अब उनकी जो तीरंदाजी है नून लीग पे बिलावल भुट्टो की, उसका मकसद क्या सिर्फ इलेक्शन कैंपेन है या उसके पीछे जो एक वजह तनाज़ा चलती आ रही है, एक माजी है, वो सब वजूहात हैं कि बिलावल की ज़बान इतनी तल्ख है नून लीग के लिए और इसके असरात आइंदा के नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ताल्लुकात और ख़ास तौर पे पीडीएम जो कि माइनस पीपल्स पार्टी है, लेकिन बहरहाल उसके मुस्तकबिल पर क्या पड़ेंगे। आज बिलावल ने बड़ी इंटरेस्टिंग बातें बोली है नून लीग के हवाले से। नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि जी एक शेरों की जमात है जो कि बिल्ली की तरह काम करती है। जो कि बिल्ली होती है वो भाग जाती है, शेर जो है वो अवाम के दरमियान रहता है और हम चाहते हैं कि ये बिल्ली की तरह भागेगी नहीं, बिल्ली की तरह मत रहे बल्कि शेर बन के रहें। मरियम नवाज साहिबा ने इसके जवाब में फिलहाल तो बिलावल भुट्टो पर कोई तनकीद नहीं की और सिर्फ बिलावल ही नहीं, बहुत सी और जगहों पर भी मरियम नवाज साहिबा ने कोई तनकीद नहीं की अभी तक, जबकि वो आज़ाद कश्मीर में अपना पहला एक छोटा सा जलसा कर चुकी हैं। तो एस्टैब्लिशमेंट के लिए और उनके मुताबिक सिलेक्टर्स के लिए मरियम नवाज साहिबा का जो लहजा नरम हो रहा है, जो उनकी तकारीर में नरमी आ रही है और इसके साथ साथ ख़ास तौर पे नवाज शरीफ की जो जारहाना तकरीरें हैं और जारहाना जो बयानियाँ है, वो भी इस वक्त मंजर आम से गायब है। सवात में पीडीएम का एक और जलसा हुआ, फेज़ 3 का पहला जलसा, वहाँ पे नवाज शरीफ साहब की सिरे से तकरीर ही नहीं हुई। शहबाज शरीफ ने तकरीर की जो कि मफाहिमाना सियासत के लिए मशहूर है। तो नवाज शरीफ और मरियम नवाज के लहजे में नरमी और एस्टैब्लिशमेंट के अंसर का गायब हो जाना, क्या ये कुछ पैगाम है? क्योंकि पिछले कुछ दिनों में मुसलसल डील की खबरें एक बार फिर चलती रही थी। इस पे सवाल करेंगे। और एक बड़ा अहम इशू ये भी है कि एक बार फिर जलसे जुलूस मुल्क में शुरू हो गए हैं और आज ही वज़ीर आज़म साहब ने कोरोना वायरस की चौथी लहर से खबरदार कर दिया है। तो जिस तरह जलसे जुलूस चल रहे हैं, खुदा ना खास्ता क्या कोरोना की चौथी लहर के लिए पाकिस्तान तैयार है? और क्या इस माहौल में कि जबकि कोरोना की एक और ख़तरनाक लहर का ख़तरा हमें दरपेश है, क्या ये आज़ाद कश्मीर की इलेक्शन कैंपेन, इसके जलसे जुलूस सियासी जमातों को खुद ही महदूद नहीं कर देने चाहिए थे? ये वो सारे सवालात हैं जो आज प्रोग्राम में उठाएंगे। और इसके अलावा दो बड़े अहम इशू, एक तो बलूचिस्तान का मसला, क्या बलोच अस्करियत पसंदों से बातचीत हो सकती है? शाहजैन बुख्ती को जिस तरह वज़ीर आज़म साहब ने इस हवाले से अपना एक मुआविन खुसूसी मुकर्रर कर दिया है, तो क्या बलोच अस्करियत पसंदों से बातचीत हो सकती है? ये सवाल उठाएंगे। और अफगानिस्तान का मसला, खुदा न खास्ता अफगानिस्तान में अगर खाना जंगी हो जाती है तो पाकिस्तान क्या इसके लिए तैयार है? तो ये बड़े चंद अहम चीदा नुकात हैं जिन पे आज हम सवालात करेंगे। प्रोग्राम के फ्लोर को डिबेट एंड डिस्कशन के लिए ओपन करते हैं। मेरे पास बड़े ज़बरदस्त मेहमान आज मौजूद हैं। जनरल अमजद शुएब साहब सीनियर दिफाई तज्जियाकार हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर के मामलात बलूचिस्तान के हवाले से और ख़ास तौर पर अफगानिस्तान और भारत के मामलात पर गहरी नज़र रखते हैं। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब दूसरे सीनियर दिफाई तज्जियाकार मेरे साथ मौजूद हैं। इनकी भी बड़ी अहम ग्रिप है, बड़ी गहरी नज़र रहती है पाकिस्तान के और ख़ास तौर पे खारजा पॉलिसी के मामलात पे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नन अदर देन मेरे बड़े ज़बरदस्त सीनियर कॉलीग, सीनियर सहाफ़ी और तज्जियाकार अवैस तौहीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सियासत पे तो बड़े मज़ेदार ज़बरदस्त किस्म के तज्जिए देते ही हैं, अफगानिस्तान पे बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। अवैस तौहीद साहब, पहला सवाल आपसे, लेकिन ज़रा सियासत का सवाल कर लेते हैं। बिलावल, बिल्ली किसको कह रहे हैं?
कि शेर बने बिल्ली ना बने। जानते तो हम सब हैं कि शेर की जमात कौन है, लेकिन बिलावल की जो ये बिल्ली की तीरंदाजी है, आर या पार से लेके पांव पकड़ने तक का नजरिया, बिलावल की जो हालिया तीरंदाजी है नून लीग पर, इसको आप सिर्फ आजाद कश्मीर का इलेक्शन कैंपेन की हद तक देखते हैं या आप समझते हैं कि इसके असरात पाकिस्तान की आइंदा की सियासत पर भी नून लीग और पीपल्स पार्टी के ताल्लुकात पे मजीद पड़ेंगे? अवैस तौहीद साहब जी गरीदा, देखिए, जो बिलावल भुट्टो साहब का लहजा है और जो जबान का इस्तेमाल है, वो तो ऐसे ही लग रहा है जैसे एतजाज अहसन साहब का नून लीग या शरीफ खानदान पर हमेशा एक तानों के जरिए बात कर रहे होते थे और एक डिसलाइकिंग थी। तो मैं समझता हूँ कि बिलावल बीइंग चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, क्या उनको इस तरह का लहजा इस्तेमाल करना चाहिए? क्या उन्होंने कोई ऐसे अपने जो अंडर उनके जो लीडरान हैं, क्या उनको ये जिम्मेदारी नहीं दे देनी चाहिए थी कि जी आप PMLN पे तनकीद कर लें लेकिन मैं एक रास्ता खोलता हूँ? तो मैं समझता हूँ कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, जैसे जैसे सजरानी साहब के साए तले बैत हुई यूसुफ रजा गिलानी साहब की जरदारी साहब के हाथों, उसके बाद लगता यह है कि नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की राहें सिर्फ जुदाई नहीं बल्कि बहुत ज्यादा मुख्तलिफ रास्तों पर है और बुतवाजी लाइनों पर है और मुझे नहीं लगता कि कन्वर्जेंस होने वाली है। और इसी वजह से PDM का मुस्तकबिल जो है वो बिल्कुल। तो आप समझते हैं कि ये सिर्फ आजाद कश्मीर की इलेक्शन कैंपेन नहीं है बल्कि बिलावल ने अपने लिए एक रास्ता मुंतखब कर लिया है कि अब वो नून लीग को हेड्स ऑन ही लेंगे? और नून लीग में किसको हेड्स ऑन लेंगे? मरियम नवाज को, नवाज शरीफ को या शहबाज शरीफ को भी? अवैस तौहीद साहब नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहब को मैं समझता हूँ जो हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हलकों में बातचीत है कि जिस तरह इस वक्त शहबाज शरीफ साहब एक जो आपने इब्तिदाइये में भी कहा कि मसाइलती एक रास्ता और एक 2023 के इंतखाबात के लिए एक रास्ता हमवार करने की कोशिश में मशरूफ है नून लीग के, इसी तरह वो समझते हैं शहबाज शरीफ की तरह जरदारी साहब भी कि पार्लिमानी अमूर के में कानून साजी में दोनों मिलके बात कर सकते हैं। और लगता भी यही है कि शहबाज शरीफ साहब का जो इस वक्त असाइनमेंट है वो यही है नून लीग की तरफ से कि वो पार्लिमानी अमूर के अंदर मामला तय करें, गुफ्तशरीद करें और मरियम जो है जब भी वक्त जरूरत हो वो मैदान जंग यानी कि सियासत के मैदान जंग में उतरे। और इसी तरह जरदारी साहब ने भी बिलावल को उतरा हुआ है। लेकिन गरीदा, ये जो आजाद कश्मीर में हो रहा है इसके अंदर दो बड़ी अहम बातें हैं जो एक दो जुमलों में मैं कहूँ। एक तो ये कि अफगानिस्तान का इशू, इंडिया के साथ का इशू, ये जो रीजनल इश्यूज और इंटरनेशनल इश्यूज हैं वो पॉलिसी स्टेटमेंट्स वहां पे दे रहे हैं ये दोनों पार्टीज और खुद बिलावल और मरियम भी। और साथ साथ में जो दूसरी अहम बात है वो ये कि जो कसौटी पर इस वक्त रखा गया है इस वक्त हुकूमत को कि जिस तरह वो बाई इलेक्शन हारी है, जो नहीं होता, अनप्रेसिडेंटेड है कि जो हुकूमत होती है हुकूमत वक्त वो बाई इलेक्शन अक्सर जीतती है। इसी तरह आजाद कश्मीर की एक मिसाल है हमारे पास माजी की कि आजाद कश्मीर में जितने भी इंतखाबात होते हैं वो अमूमी तौर पर हुकूमत वही पार्टी जीतती है जो इस्लामाबाद में हुकूमत में होती है। That's right. तो तहरीक इंसाफ के जो है बैरोमीटर यही होगा कि अगर तहरीक इंसाफ वहां से हारेगी तो एक सियासी जर्ब लगाएंगे अपोजिशन वाले, नून लीग जीते या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। इंटरेस्टिंग। इसीलिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि किसी ना किसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आजाद कश्मीर में जरूर जीत जाए, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। जामजद शुएब साहब, आजाद कश्मीर के हवाले से जरूर आपसे सवाल करूंगी, अवैस तौहीद से भी करूंगी, ब्रिगेडियर हारिस से भी करूंगी, लेकिन यहाँ पर क्या आपने भी फील किया है जामजद शुएब साहब के पिछले कुछ अरसे से मरियम नवाज साहिबा और नवाज शरीफ साहब का लहजा जो है एस्टैब्लिशमेंट के लिए नरम हो गया है, एस्टैब्लिशमेंट का तस्करा गायब होना शुरू हो गया है? खासतौर पर आजाद कश्मीर गई हैं मरियम नवाज साहिबा आज, वहां कोई सिलेक्टर्स की बात नहीं, इमरान खान को ही सिर्फ तनकीद का निशाना। सवात में नवाज शरीफ साहब की तकरीर सिरे से हुई नहीं, शहबाज शरीफ ने तकरीर कर दी। आप कुछ देख रहे हैं इसमें से जामजद शुएब साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसमें लगता यही है कि ये मियां साहब की अपनी पॉलिसी में तब्दीली आई है और वो गालिबन शहबाज शरीफ साहब की परसुएशन पे। शहबाज शरीफ साहब बाहर जाना चाह रहे थे लेकिन हो सकता है कि यहीं से बातचीत करके तो उन्होंने उस मियां साहब को नरम किया हो, यहीं से पांव पकड़ लिया है। अगर वो पांव टेलीफोन पे पकड़े, अच्छा, अगर ये बातचीत ना हुई होती तो फिर मरियम ने तो अपनी डगर पे चलते रहना था, तो फिर ये पार्टी के अंदर और फैमिली के अंदर ही एक क्लैश नजर आता आपको।
ठीक। लिहाजा ये दो पॉलिसीज नहीं चलेंगे, ये इनके लिए नुकसानदेह होगी। अब फ्रंट पे यही मेरा ख्याल है रखा जाएगा इनको, शहबाज शरीफ साहब को, और मरियम यहाँ पे तकरीरें करेगी, लेकिन लहजा वही होगा ताकि शहबाज शरीफ साहब को उसमें परेशानी ना हो या उनके लिए कोई एम्बेरसमेंट ना हो। तो मेरा ख्याल है कि ये अपनी ही प्लान तब्दीली है, कोई और इसमें मसला नहीं। लेकिन ये क्या ये जो आग लगी है ये दो तरफा हो सकती है या एक तरफा हो सकती है? कौन सी जी? ये जो एक नई ये जो एक नई तब्दीली आई है, ये दो तरफा इसके असरात हो सकते हैं या? ये देखिए, बात ये है कि अगर पॉलिसी को देखा जाए तो वो जो कन्फ्रंटेशन वाली पॉलिसी थी वो भी नाकाम हुई, इनके जलसे वलसे जो है वो फ्लॉप हो गए, क्योंकि यूनिटी नहीं थी, पीपल्स पार्टी अलग हो गई। अब नरमी वाली पॉलिसी जो है अगर वो भी नाकाम हो जाती है तो फिर ये दोबारा कन्फ्रंटेशन वाली पॉलिसी की तरफ आ सकते हैं, इसलिए कि वो कम से कम इनको बाई इलेक्शंस में उसने फायदा दिया। बाई इलेक्शन में तो ये जीते हैं बड़े वाजे, पीएमएलएन जीती है बाई इलेक्शन में। तो इस वजह से मरियम कह सकती है कि जनाब मेरी पॉलिसी जो है वो एक सक्सेसफुल पॉलिसी है, लिहाजा उस पर जाए वापस। लेकिन फिलहाल मेरा ख्याल है कि ये मियां साहब का ही फैसला है जिसकी बुनियाद पे अभी शहबाज शरीफ कुछ अर्सा लीड करेंगे, और उसके बाद हो सकता है कि नैब को रिक्वेस्ट करें कि जी मुझे कुछ दिनों के लिए बंद कर लीजिए ताकि मरियम चला सके। अच्छा, ठीक है। मगर हारिस नवाज साहब, आप इसमें कुछ देखते हैं कि शहबाज शरीफ की रिहाई के बाद से नून लीग की एस्टेब्लिशमेंट के लिए जो एक सख्त जारहाना और बिल्कुल ही हेड्स ऑन किस्म का मौकिफ था, आप उसमें कुछ नरमी देखते हैं? खासतौर पे सवाल जलसे में नवाज शरीफ की तकरीर बिल्कुल गायब हो जाना, सिरे से तकरीर ही ना होना, और अभी आज़ाद कश्मीर पहुंची हैं, अपना पहला जो एक छोटा सा जलसा किया मरियम नवाज साहिबा ने, वहां पे जिक्र ही नहीं है एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई लड़ाई का। देखें गरीदा, बात यह है कि आई थिंक शहबाज शरीफ साहब ने ये प्रवेल किए हैं नवाज शरीफ पर भी, और फिर मरियम को भी नवाज शरीफ ने मना किया होगा। एज लॉन्ग एज शहबाज शरीफ कहीं जा रहे हैं, अभी उनको चार्ज दिया हुआ है जो इलेक्शन में, तो उसमें वो लैंग्वेज इस्तेमाल ना करें जो एक नैरेटिव था जो बहुत बुरी तरह पिट गया, जिसमें फौज, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर, डायरेक्ट अटैक, जो बाद में बड़ा लोगों ने इसका जो है उसका फीडबैक भी आया कि सर पिट कैसे गया? सर पिट कैसे, अगर आप कहते हैं कि नैरेटिव पिट गया तो इसका स्टैंडर्ड आप क्या रखते हैं जज करने का? देखें, नैरेटिव इसलिए पिट गया कि जो पीडीएम की मूवमेंट थी, जब लाहौर से स्टार्ट किया उन्होंने बोलना, डायरेक्ट अटैक किया आर्मी सीनियर ऑफिसर्स पे और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर पे, तो लोगों ने आना छोड़ दिया। अगर आपने देखा उसके बाद लाहौर में क्या हुआ, उसके बाद दूसरे जलसे में बड़ा कम लोगों ने आना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद पीपल्स पार्टी ने, आपने देखा कि इन्होंने खुद, मेरे ख्याल में दे डिडंट वांट कि हम मूव करें, और उनसे रेजिग्नेशन मान ली है विदाउट कि आपने खुद जमा नहीं कराए हैं। पीपल्स पार्टी का सूट भी नहीं कर रहा। लेकिन सर, सॉरी टू कट यू इन, मैं बात को आगे बढ़ाने के लिए दरमियान में सवाल कर रही हूँ, लेकिन अगर जलसों में नहीं भी आए पीडीएम के लोग, लेकिन उसके बाद जो ज़िमनी इलेक्शंस हुए हैं वहां पर तो वोट दिए हैं ना लोगों ने, इसी बयानिए को, इन्हीं पार्टियों को, नून लीग को, पीपल्स पार्टी को। आई थिंक उसमें आई वुड ब्लेम पीटीआई ऑल्सो। पीटीआई ने जो अपना होमवर्क करना था, विद इन पार्टी रिफ्ट था, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम हुई है। नाउ दे रियलाइज द मिस्टेक एंड नाउ दे आर वर्किंग हार्ड। लाइकवाइज पीडीएम की एक दफा जब मूवमेंट टूट जाती है, जब एक तारीख को कमजोर होती है, तो फिर उसका दोबारा वापस आना बड़ा मुश्किल होता है। और खास तौर पर दो अहम जमातें निकल गई जिसमें पीपल्स पार्टी भी है, फिर एएनपी भी है, फिर उसके बाद जिस तरीके से अभी हालात जा रहे हैं, फिर शहबाज शरीफ आ गए। दोनों पीएमएल के लिए सबसे बड़ा मुश्किल काम इस वक्त ये हुआ है कि वो किसकी तरफ देखें। जब आपके दो कमांडर्स आ जाते हैं या दो लीडर्स आ जाते हैं, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर आप किसी ने लीडरशिप के लिए कि वो मरियम नवाज की तरफ देखें या शहबाज शरीफ की तरफ देखें। ग्रुपिंग हो गई है जिससे इनको बहुत नुकसान होगा। अभी भी दे हैव टू डिसाइड, क्योंकि अभी आज़ाद कश्मीर में आपने अगर देखा हो तो शहबाज के साथ 2-3 जलसों में जा रहे हैं, बाकी सब उन्होंने फील्ड में इनको भेज दिया मरियम नवाज को। सेकंड एक ये से मैं एक फायदा उठाना चाहता हूँ, आज के दिन आई फील कि जो बुरहान वानी की शहादत थी, पूरा जम्मू कश्मीर जो है वो बंद है। आई थॉट कि एक दिन के लिए इलेक्शन बंद करना चाहिए था पूरे आज़ाद कश्मीर को सॉलिडेरिटी के तौर पे। आई थिंक इनको सबको उसकी लिए एक दिखाना चाहिए था, यकजहती दिखाते और आज एक दिन के लिए कैंपेन बंद कर देते। दैट वुड हैव बीन सेंड अ वेरी गुड मैसेज तो कश्मीरी जम्मू कश्मीर। या अगर कैंपेन बंद ना भी करते तो अपने जलसे जुलूस जो है वो बुरहान वानी के नाम कर देते। बुरहान वानी का कहीं तस्करा जो है किसी के भी जलसे में जो है आज नहीं देखने को मिला, चाहे बिलावल का हो, पीपल्स पार्टी का हो, नून का हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी हो, किसी के जलसे में आज बुरहान वानी। ये आपने बड़ी अच्छी बात की है। इसी से कनेक्ट करके आगे
कोरोना वायरस की बात भी करेंगे, लेकिन अवैस तौहीद साहब, यही सवाल आपसे, आपको कोई तब्दीली लगती है अवैस तौहीद साहब मरियम नवाज के लहजे में, नवाज शरीफ की जारहाना तकरीरों के एकदम से गायब हो जाने में? कोई आपको लगता है कोई तब्दीली है, या आप समझते हैं कि ये एक टेम्पररी फेज है? मैं समझता हूँ कि स्ट्रेटेजिकली उसे यूज करेंगे, और इससे पहले भी स्ट्रेटेजिकली यूज किया, जो उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को टारगेट किया, और वो भी पंजाब के अंदर जहाँ पे नून लीग का ट्रेडिशनल वोटर है और वहीं पर हमारी आर्म फोर्सेस की सबसे ज्यादा कंपोजिशन है। उन्होंने बाकायदा तौर पे एक प्लानिंग के तहत टारगेट किया, सियासी तौर पे किया। ये जरूर है कि 2 सर्विंग जर्नल्स को आप जो आपने नाम लेके इल्जामात लगाए वो नहीं पसंद किया गया, इसी वजह से उनका वर्कर भी नहीं आया, और इसी वजह से लीडरान के अंदर भी नापसंदीदगी थी, और इसी वजह से बिलावल और जरदारी साहब ने भी ये बराह रास्त और बिलवास्ता दोनों तरीकों से ये मैसेजेस करवाए कि जी आपने हमें कॉन्फिडेंस में नहीं लिया था, जबकि ये बात तय हुई थी पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे के नाम लेके नहीं बात की जाएगी। देखिए एस्टैब्लिशमेंट, मैं ये नहीं समझता कि बिल्कुल फ्लॉप हो गया या कुछ हो गया। नून लीग का वोट बैंक इंटैक्ट है, लेकिन नून लीग एक मज़ाहिमती पार्टी है या नहीं है, वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और खुद उनके इस वक्त जो एक्ट्स हैं, वो उनकी डीड जो है उसके साथ कंपैटिबिलिटी कोई नहीं है, यानी कि अल्फाज के साथ उनके अमाल जो है वो एक दूसरे से कंपैटिबल नहीं है, कंप्रोमाइजेस कर रहे हैं, अभी भी कंप्रोमाइज ढूंढ रहे हैं। सिर्फ मैं 2 जुमले गरीदा आपसे कहूंगा जो नटशेल मुझे समझ में आता है। मुझे ऐसा लगता है कि अपोजिशन जमातें सही गलत ये अलग एक बहस है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी दोनों ये समझती हैं, और मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी भी, कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब की पार्टी की जो अंडरस्टैंडिंग है, अनप्रेसिडेंटेड अंडरस्टैंडिंग है, वो कहीं पार्टनरशिप में तब्दील ना हो जाए और वो 2028 तक कहीं सस्टेन न करे। इसी वजह से जो हमें एफर्ट नजर आ रही हैं वो 2023 के इंतखाबात में बकौल इन अपोजिशन पार्टीज के, जो हमारी समझ में आता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड उनको प्रोवाइड की जाए। और मैं नहीं समझता कि इस तरह माहौल के अंदर जब अफगानिस्तान के अंदर एक तूफान खड़ा होने वाला है, एक बहरान खड़े होने वाला है, वहां पर कोई हमारे यहाँ कोई सियासी तब्दीली होगी। इस तरह से इस वक्त शरीफ खानदान, और चाहे वो जरदारी और बिलावल हो या उनके साथ और लोग हो, वो अपने अपने हिसाब से 2023 के सियासी इब्तिदा दुरुस्त करने के चक्कर में और अपने हिसाब से इस्टेब्लिशमेंट के साथ एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना चाह रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों के अंदर दिसंबर तक ये बहरान शिद्दत भी इख्तियार कर सकता है। उसके लिए हमारी सियासी क़यादत को अस्करी क़यादत के साथ बैठ के मजीद हिकमत अमली करनी चाहिए कि क्या हम इस बहरान से निपटने के लिए बरखलाफ माजी हम क्या क्या कर सकते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अफगानिस्तान के हवाले से मुझे सवाल करना है, तो लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक। लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले जो अवैस तौहीद बात कर रहे हैं, तो इस वक्त हालात से तो ये लगता है कि आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीतेगी या उसे जितवाए जाएंगे, और इसी तरह 2023 के लिए भी तैयारी तो यही लगती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही जितवाया जाए। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक, उसके बाद वापस आते हैं, डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक के बाद मुझे अफगानिस्तान के इशू पर बात करनी है, लेकिन एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स के हवाले से सवाल मैं ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब से जरूर करना चाहूंगी। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, क्योंकि आपका ताल्लुक नैब के हवाले से भी रहा है, आप वहाँ पे एक बहुत बड़े जिम्मेदार की हैसियत से जो है मौजूद भी रहे थे, तो इस वक्त जो एहतसाब का बयानिया, आपने पहले कहा कि अपोजिशन का जो एस्टैब्लिशमेंट के बारे में बयानिया था वो पिट रहा था, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतसाब का बयानिया पिट रहा है, जिसकी हालिया एक और मिसाल ख्वाजा आसिफ का और एहसन इकबाल का जो जमानत का फैसला सामने आया है, जिस तरह नैब को उसमें रगड़ा लगा दिया है, तमाम तर इल्जाम नैब पे कुछ साबित नहीं कर सका, झूठे मूठे उल्टे सीधे केसेस लाके वो डाल देता है शवाहिद, इस पर क्या कहेंगे आप ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब? देखें, एक दो बातें मैं बताऊं। एक तो ये है कि जाहिर है कि हमेशा नैब को उस वक्त अरेस्ट करना चाहिए जब आपके पास सफिशिएंट प्रोसिक्यूशन एक्शनेबल एविडेंस होनी चाहिए। ठीक। नंबर 2 बात है कि ज्यादातर केसेस जो भी जिक्र होता है ना, उसमें देयर ऑल रेफरेंसेस बन गए हैं, लिविंग अपार्ट ये जो अभी ख्वाजा आसिफ का या एहसन इकबाल का केस है। और प्रॉब्लम ये है कि अगर 5 कोर्डन है यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी के लाहौर में, तो 3 की जजेस की पोस्टिंग ही नहीं है और एक जज को दोबारा आने में 6 महीने लगते हैं। तो नैब दे आर हेल्पलेस। रेफरेंस फाइलों में सब तैयार है। नाउ इज द टाइम
आई ऑलवेज थॉट कि इसके अंदर ये होगा कि गवर्नमेंट, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और नैब, दे शुड हैव सम कोऑर्डिनेशन के जी ये बड़े मेगा इश्यूज हैं, नेशनल इश्यूज हैं। जैसे पनामा में आपने एक जज रिटेल कर दिए थे मॉनिटरिंग के लिए, ताकि लगाए 3 महीने में केसेस खत्म करें। जजेस की प्रेजेंस मसला नहीं है, मसला ये है कि नैब शवाहिद लेकर नहीं आता। रेफरेंस तो आपने डाल दिया, लेकिन रेफरेंस के साथ नथी करने के लिए आपके पास शवाहिद नहीं है, ये प्रॉब्लम है। देखिए सर्टन केसेस में जजेस और नैब के भी आपस में प्रॉब्लम चल रहे हैं। हाँ। नैब के पास काफी एविडेंस होती है, दी होती है, लेकिन प्रॉब्लम एक सबसे बड़ी ये है कि दो डोंट इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ प्रोसिक्यूटर्स। अब एक तरफ आपके सामने ख्वाजा हासिफ है या एतजाज एहसन है, इधर आपका 1 लाख का वकील आप प्रोसिक्यूटर खड़ा कर देते हैं। ही कैनॉट जस्टिफाई, उनके पास 10 लोगों की टीम होती है, ये एक जज खड़ा होता है, ये वकील खड़ा होता है, ही इज नॉट कॉन्फिडेंट टू फाइट अगेंस्ट देम। ये एक बहुत बड़ा है। चेयरमैन नैब को चाहिए कि ही इज अलाउड टू हायर एनी गुड लॉयर। अगर आपका मेगा अरबों रुपए का केस है, आपको अगर ज्यादा पैसे देके भी लेना पड़ता है, यू विन द केस, देन यू विन द डे एंड यू क्रिएट द इमेज ऑफ नैब जो कि डाउन हो रहा है। ये चीजें भी जरूरत करने की है जो कि नहीं हो रही। मैं हमेशा इस बात का जिक्र करता हूं। ठीक ठीक, अब आते हैं अफगानिस्तान के मामले पे। जामशेद शुएब साहब, आप किस तरह देख रहे हैं अफगानिस्तान के इशू को? खाना जंगी का खतरा वहां से मुसलसल, ना सिर्फ अमेरिका तो खैर अब वो 90% के करीब इनखला कर चुका है, लेकिन उनकी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, यहाँ तक कि आज यूके मिलिट्री चीफ ने भी कह दिया कि खाना जंगी का खतरा है। सो व्हाट डू यू सी नेक्स्ट फॉर पाकिस्तान? क्या पाकिस्तान तैयार है खुदा ना खास्ता इस सिविल वॉर से निपटने के लिए? देखिए, मेरा अपना अंदाजा है कि सिविल वॉर नहीं होगी, और अगर हुई तो शुमारी इलाके में थोड़ी सी शायद हो। उसकी बड़ी बुनियादी वजह यह है कि तालिबान ने मुज़ाकरात तर्क नहीं किए। दूसरी बात यह है कि जहां जहां उन्होंने कब्जा किया है वहां बड़ा 1-2 जगहों पे उनको कुछ मज़ाहमत हुई, वरना कहीं मज़ाहमत नहीं हुई। वो एक दिन पहले मैसेज दे देते हैं कि हम आ रहे हैं और हम अमन का पैगाम लेके आ रहे हैं, आप किसी को कुछ कहा नहीं जाएगा। अपने जो उनके लोग हैं उनको उन्होंने स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दी है कि किसी के माल को नहीं छेड़ना, आपने किसी को तंग नहीं करना, और हथियार दूसरों को कह देते हैं कि आप फेंक दें, वो हथियार फेंक देते हैं, ये जाके कब्जा कर लेते हैं। दूसरी बात यह है कि गवर्नमेंट ने अपनी पीस प्लान की प्रपोजल जमा करा दी है कतर में, और वो मौजूद है, तालिबान स्टडी कर रहे हैं। तालिबान अपनी तरफ से पीस प्लान लेके अगले महीने के शुरू में दे देंगे। जब वो ये कह रहे हैं कि जी हम बावजूद इसके कि मैदान जंग में हमारा पलड़ा बहुत भारी है, लेकिन हम फिर भी मुज़ाकरात पे इत्तफाक करेंगे, मुज़ाकरात की तरफ जाएंगे और वहीं से फैसला होगा। इसका मतलब ये है कि वो ये चीज एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वो पलड़ा भारी को इस्तेमाल तो करेंगे कि अपने ज्यादातर मुतालबात मनवाएं, लेकिन वो दूसरों को भी ऑन बोर्ड रखना चाहते हैं। तो जितने दूसरे स्टेक होल्डर्स अगर मुज़ाकरात में कुछ उनको ले दे करके अगर कुछ जरिया निकाल लेते हैं, कोई ऐसी प्लान निकल आती है जहां एक न्यूट्रल गवर्नमेंट फिलहाल बन जाए और फिर तब्दीलियां करती जाएं, तो मेरा ख्याल फिर अमन रहेगा। इसमें काफी सारी पॉसिबिलिटी, और तालिबान ने कहा भी है कि हम खाना जंगी नहीं होने देंगे। इसका मतलब है कि उनकी कोई नीयत नहीं है कि वो काबुल पे अटैक करें। वो जो इलाके इर्द गिर्द वो कैप्चर कर सकेंगे वो कर लेंगे, बाकी मुज़ाकरात के जरिए वो मसला हल करेंगे। तो ये सूरत हाल जो है वो काफी एनकरेजिंग है उस लिहाज से। तो लगता यही है कि खाना जंगी नहीं होगी। ठीक है, अब वैसे तो साहब आप क्या समझते हैं? जिस तरह से जामशेद शुएब साहब ने बड़ा तफसील के साथ, बड़ा गहराई के साथ एक तज्जिया दिया, वो समझते हैं कि खाना जंगी नहीं होगी, लेकिन आप क्या समझते हैं कि अफगानिस्तान की सूरत हाल किस तरफ जा सकती है, डेवलपमेंट कहाँ हो सकती है, और पाकिस्तान पे उसके असरात, और ख़ासतौर पर पाकिस्तान में जिस तरह से TTP के हमले कहीं ना कहीं बढ़ते चले जा रहे हैं। आज रावलपिंडी से खबर आई कि वहाँ पे एक DSP कत्ल कर दिया गया, इस तरह पेशावर से एक खबर आई पुलिस एहलकार कत्ल कर दिया गया, और दोनों की जिम्मेदारी बैंड TTP ने कबूल की। इसको आप किस तरह देख रहे हैं? फरीदा, मैं समझता हूँ कि बहुत ही गहरे असरात हैं। अफगानिस्तान की जो सूरत हाल इस वक्त बदल रही है, बहुत ही गंभीर सूरत हाल है। देखिए, ये तो बात बिल्कुल सही है जन साहब की कि 90s की तरह या सिविल वॉर हम नहीं देखेंगे, क्योंकि अफगान तालिबान जो है उन्होंने भी पूरा एक सफर तय किया है। 20 साल लड़े हैं वो, और दूसरा ये कि उनकी एक पूरा जो लीडरशिप है वो रशिया की ब्यूरोक्रेसी के साथ, रशिया के डिप्लोमेट्स के साथ, पाकिस्तान के साथ, अमेरिका के साथ 4-5 साल मुस्तकिल नेगोशिएशन का सिलसिला जारी है। जब से कतर के अंदर, दुआ के अंदर उनका
ऑफिस बना है, तो ऐसा नहीं है कि वो वैसे ही रवैया रखेंगे। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि जो ग्राउंड पे तालिबान के फाइटर इस वक्त लड़ रहे हैं उनका रवैया क्या होगा, और क्या अफगान तालिबान खवातीन के हकूक का ख्याल रखेंगे, क्या इंसानी हकूक का ख्याल रखेंगे। पाकिस्तान में अगर कुछ लोग, कुछ क्वार्टर अगर ये समझते हैं कि शादियाने बजाने चाहिए तालिबान के वहां पर आने से, मैं समझता हूँ कि हमारी स्टैब्लिशमेंट ने एक सबक सीखा है, माजी की गलती नहीं दोहराएंगे। इस दफा जो लगता है मुझे, जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के अंदर भी बातचीत हुई है, कि अगर बंदूक की नाली पर तालिबान काबुल पर आते हैं तो फिर हम उसे तस्लीम नहीं करेंगे, और मैं समझता हूँ इंटरनेशनल कम्युनिटी भी नहीं करेगी। और इसी वजह से, इसी अंडरस्टैंडिंग के तहत तालिबान के वो तेवर नहीं लग रहे, वो ताजिस को भी खतूत लिख रहे हैं, वो उज़्बेक्स को भी लिख रहे हैं वो। लेकिन क्या आने वाले दिनों के अंदर अफगानिस्तान के वो ताजिक, उज़्बेक, रशीद दोस्तम के लोग, क्या वो तालिबान को ऐसे ही वेलकम करेंगे? मैं नहीं समझता। बिल्कुल नॉर्थ के अंदर होगी इन फाइटिंग, इवन साउथ के अंदर एक अनसर्टिनिटी की इस वक्त फिजा कायम है, और आम पश्तून पॉपुलेशन भी पक्तिया, पक्तिका, हिलमन, कंधार, यहाँ से जो पढ़ना चाहते हैं, जो लिखना चाहते हैं, वो माजी के तल तजर्बात से भी गुजरना चाहते हैं। आम अफगान की बात कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि अफगान तालिबान के लिए ये एक बहुत आसान रास्ता नहीं है, और न सिर्फ पाकिस्तान के लिए आसान होगा कि हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो एस्टिमेट लगा रहे हैं हमारे जिम्मेदार हल्के, वो 7 से 8 लाख अफगान रिफ्यूजीज का लगा रहे हैं कि जी आएंगे। क्या उनके लिए एक्सटर्नल डिस्प्लेस पर्संस का हम टाइटल दें, क्योंकि माजी के अंदर हमने बहुत कुछ खोया है उनको होस्ट करके, और फिर गालम गलोच भी उनसे बर्दाश्त की है अफगानिस्तान के दौरान। क्या वो रवैया दोबारा वो इख्तियार करेंगे? बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही। और दूसरी जो आप भी बात कर रही थी, मुख्तसर बताऊं, एक और जो डर ये है कि बलोच इंसर्जेंट जिन्होंने एनडीएस और रॉ के नेक्सस के साथ अफगानिस्तान में पनाह ली हुई है, वो उनके लिए जगह श्रिंक होगी जैसे जैसे अफगान तालिबान को अंकर करेंगे। तो क्या वो बलूचिस्तान वापस आएंगे? क्या बलूचिस्तान का इशू तफसील से डिस्कस करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अवैस वाहिद साहब, सॉरी टू कट यू इन। बलूचिस्तान का इशू तफसील से डिस्कस करेंगे। सिर्फ अफगानिस्तान के मामलात पे मैं तीनों पार्टिसिपेंट से सवाल कर लूं। बड़े अच्छा आपने तज्जिया पेश किया है। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, आप क्या समझते हैं कि क्या हम मुतहम्मिल हो सकते हैं, क्या पाकिस्तान बर्दाश्त कर सकता है 30 से 35 लाख अफगान मुहाजिरीन पहले हमारे पास हैं, 7 से 8 लाख जिस तरह का एस्टिमेट बताया जा रहा है सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ से भी, तो कोई 45 लाख के करीब क्या हम मजीद अफोर्ड कर सकते हैं अफगान मुहाजिरीन को, और पाकिस्तान पे इम्पैक्ट क्या होगा अफगानिस्तान की सूरत हाल का? देखें, ये एक सीरियस सिचुएशन है। पाकिस्तान बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकता, और पाकिस्तान ने सारे प्यूनिटिव एक्शन ले भी लिए हैं कि कैसे उनको रोकना है, कौन सी जगह ईयरमार्क करनी है, विल टेक कौन मेजर। बट लेट मी टेल यू, नहीं रोक सकते ना आप, कैसे कैंप्स में महदूद करके? आई डोंट अंडरस्टैंड। इसीलिए पाकिस्तान यही कोशिश कर रहा है, अफगान तालिबान से भी इन टच में है, और अफगान तालिबान भी अब बहुत समझदार हो गए हैं। दे आर नॉट गोइंग टू अटैक काबुल। लेट मी टेल यू, यहाँ पर इनका मुआहदा होगा अफगान गवर्नमेंट से भी, और अफगान तालिबान आपस में करेंगे। दे आर गोइंग टू मेक एन इंटरिम गवर्नमेंट। ये उनको पता है कि अगर ये नहीं करेंगे, दुनिया इनको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगी, इनका फिर गवर्नमेंट के फंक्शंस कैसे चलेंगे। इसलिए दे आर अंडरस्टैंडिंग द इशू इज कि अमेरिकन ने पूरी कोशिश की है कि ये खाना जंगी हो जाए और इसके फॉलोड पाकिस्तान पर हो, बिकॉज बेसिकल प्रॉब्लम ये है कि जहां बैठ के वो जो मॉनिटरिंग कर रहे थे चाइना को, ईरान को, पाकिस्तान को, और साथ वहां रह के जो प्रॉब्लम है, अगर पाकिस्तान में दहशतगर्दी आती है तो हमारा सी पैक इज रियली इन डेंजर, एटलीस्ट डिले हो सकता है। यही डिजाइन है कि पाकिस्तान एक इस्लामिक मुल्क है, पाकिस्तान एक न्यूक्लियर मुल्क है। अगर हम इकोनॉमिक तरक्की करते हैं तो हम अपने फैसले मुल्की मफादात में करेंगे। दिस इज द इशू जो नेटवर्क की वजह से इंडिया को उन्होंने अपना एक बगल बच्चा बनाया और उसको इस्तेमाल भी करना चाहते हैं अफगानिस्तान से भी। तो यहाँ पर अब पाकिस्तान की जितनी डिप्लोमेसी है वो काम आनी चाहिए कि हमने कैसे वहां पर उनको परसू करना है, खुद फैसला करें। अफगान लेड, अफगान ओन्ड, बिल्कुल जो जिसको लेकर आते हैं उसको पाकिस्तान एक्सेप्टर है, कह भी दिया है। लेकिन इसके लिए पाकिस्तान को बड़े अच्छे कार्ड खेलने की जरूरत है। तालिबान
ने पहले ही मीटिंग कर ली है, वो उन्होंने पीस प्लान भी दे रहे हैं आपस में। आई एम श्योर कि दे अंडरस्टैंड कि हालात खराब होंगे, तो आई डोंट एक्सपेक्ट इतने ज्यादा हालात खराब। ठीक है, खुदा करे कि चीजें इतनी स्मूथली, इतना सिंप्लिसिटी के साथ ही आगे बढ़े। लेकिन हमने देखा है कि दोहा पीस डील के बाद से लेके अब तक कितना हॉप पहुंच रहा है, कितना जो है चीजें बहुत खराब रही हैं, प्लान के मुताबिक नहीं चली। तो अगर खुदा न खास्ता अफगानिस्तान का इशू आउट ऑफ कंट्रोल चला जाता है, जिसके इम्प्लीकेशन पड़ सकते हैं ना सिर्फ पाकिस्तान पे ओवरऑल, बल्कि खासतौर पे बलूचिस्तान की सूरत हाल पे और सीपेक के मामला पे, तो इस चीज को काउंटर करने के लिए बलोच अस्करियत पसंदों से बातचीत क्या फायदेमंद हो सकती है, ये सवाल करते हैं। छोटे से ब्रेक के बाद स्टे विद अस। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जनरल शुएब साहब, आपने फरमाया था कि आप नहीं समझते कि अफगानिस्तान में खाना जंगी की कैफियत होगी। जो भी सूरत हाल अफगानिस्तान की बनती है उसका बलूचिस्तान पे इम्पैक्ट, और इस तनाजुर में बलोच अस्करियत पसंदों से गुफ्तगू, क्या ये वज़ीर आज़म इमरान खान का एक अच्छा फैसला है? क्या उनका विजन दुरुस्त है? क्या उनकी डायरेक्शन एक विजन के साथ है? देखिए, इससे पहले ये बात समझ लीजिए कि ये जो अफगानिस्तान की सूरत हाल है, वहां पे तालिबान ने अपने आप को एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में लाके तो अपने फेवरेबल टर्म्स जो है वो उनसे उगलवाने निकलवाने का काम किया है। ठीक है। अगर वो काबुल पे चढ़ाई करते हैं तो फसाद होगा। काबुल बड़ा पूरी तरह डिफेंडेड है, उसको एक फोर्ट्रेस की तरह डिफेंस उसका किया हुआ है, कत्ल गारत हो। लिहाजा तालिबान मामूली डालेंगे और ये कोशिश करेंगे कि पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बातचीत करके अपनी मनवा लें। अब अगर हुकूमत इस तरह बनती है तो उसमें जो एग्रीमेंट अमरीकियों के साथ इन्होंने किया था उसमें एक शर्त थी कि उनकी जमीन यानी अफगानिस्तान किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगा, वहां से टेररिज्म या सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स अफगानिस्तान की सरजमीन से नहीं चलेगी। लिहाजा ये तो वो उस एग्रीमेंट के तहत ये उनको करना होगा कि अपनी सरजमीन से इन लोगों को मना करें कि या तो आप ये हरकत ना करें या फिर यहाँ से निकल जाएं। बलोच जो हैं ये पहले भी ऑपरेट कर रहे हैं, बहुत सारे ग्रुप जो हैं वो ईरान और पाकिस्तान की सरहद पे ग्रुप वो करते हैं, कभी इस तरफ हो जाते हैं, कभी ईरान की साइड पे चले जाते हैं। इसी तरह अफगानिस्तान का जो इलाका मिलता है ईरान के साथ, ये यहाँ पे ट्रायंगल साइड पे ये काम करते हैं और कभी ईरानियन साइड पे चले जाते हैं, कभी पाकिस्तानी साइड पे आते हैं। ठीक, ये इस तरह का सिलसिला चलेगा क्योंकि बलोच जो हैं वो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि बातचीत का प्रोसेस वो चलने वाला नहीं है। उसकी एक वजह है, ये अभी कह रहे हैं कि हम उनसे बातचीत करेंगे जिनका भारत से राब्ता नहीं। जिनका भारत से राब्ता नहीं तो वो इंसर्जेंसी भी नहीं कर रहे। इंसर्जेंसी तो वो कर रहे हैं जो भारत से जिनका राब्ता है, और जो इंसर्जेंसी कर रहे हैं उनके लीडर, एक तरफ हरब्यार मरी है, वो बुख्ती है, बरामदा बुख्ती है, जावेद मैंगल है, ये वो लोग हैं जिनसे बात करने की जरूरत है। लेकिन पहले जब लास्ट गवर्नमेंट के दौरान हासिल बजिंजो ने और डॉक्टर मालिक वगैरह इन 2-3 ने जाके बातचीत की थी तो उन्होंने 2-3 शराइत दी। उनकी एक शर्त थी कि हमारे खिलाफ जितने मुकदमात हैं वो वापस लिए जाएं, हमारी प्रॉपर्टियां, चीजें जिन पे लोगों ने कब्जा किया हुआ है, जैसे शाहजैन बुख्ती ने कब्जा किया हुआ है सारी बरामदाग वाली, और जिसकी वो जो डेरा बुख्ती है वो उसके पास है शाहजैन, तो वो भी हमें सारा वापस लेके दिया जाए। ये गवर्नमेंट कर सकेगी कि शाहजैन को उठा के बाहर मारे, या ये कि इनके कत्ल के और सारे जो धमाके शमाके किए उनके मुकदमे वापस लेके। जो उस वक्त भी प्रॉब्लम आई थी वो ये थी कि लोग जिनके मारे गए प्यारे, उन्होंने कहा जी जनाब हमारा कसूर क्या है, हम सिर्फ वफादार थे पाकिस्तान के, इसलिए आप नहीं माफी दे सकते। अगर आप इनके केस माफ आपने करने, इसका मतलब है कि जिसका जी चाहे वो कत्ल गारत करे, बाद में आपको ब्लैकमेल करे। तीसरा मसला ये था कि अगर इनको माफ कर भी दिया जाए जो कुछ ही हो, तो हमारी 72 साल की हिस्ट्री है कि ये अक्सर 2-4 साल के बाद फिर ये काम शुरू कर देते हैं। तो इस बात की क्या गारंटी है कि इस दफा आप सबको इनके साथ तय कर लें, सारा कुछ हो जाए, तो 2-4-5 साल के बाद फिर ये इंडिया के हथे नहीं चढ़े होंगे। सो इस वजह से ये उस वक्त भी नाकाम हो गई बात। उस वक्त भी जो कामयाबी हुई थी वो ये थी कि फरारियों को इन्होंने कहा कि जनाब आप हथियार डालते जाएं, हम आपको सेटल करते जाएंगे। 15-15 लाख रुपया या कितना उनको दिया एक आदमी को, और उनको कुछ कारोबार काम धंधा करने के लिए लगा दिया। तो अगर फरारी या लोग वो वापस आ जाते हैं, उनको सेटल कर दे गवर्नमेंट, वो गरीब गुरबा लोग होते हैं जिनको ये इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर ये करें कि सरदारों के साथ बात करें और वो इनको अपने लोगों को रोके, वो जरा मुझे मुश्किल नजर आता है। ठीक,
ठीक ठीक। अवैस तौहीद साहब, आप इसी पॉइंट को उठाया हुआ था आपने, आप फरमाइए, आप क्या समझते हैं कि बलोच अस्करियत पसंदों से बात करने का और वो भी मशरूत गिरोहों के साथ बात करने का वज़ीर आज़म इमरान खान का फैसला दुरुस्त है कि नहीं है? गरीदा बिल्कुल सही है। देखिए, किसी भी कॉन्फ्लिक्ट का कोई अस्करी सोल्यूशन तो नहीं है। ये हमारा पार्ट है मुल्क का। ये कोई हमने फतेह थोड़ी किया हुआ है बलूचिस्तान के अंदर। 70 में भी इंसर्जेंसी हुई थी। अब 2003 के बाद से हम देख रहे हैं कि वहाँ पे हालात खराब हैं, तो उसका एक सियासी हल होगा। बिल्कुल सियासी हल होना चाहिए। देखिए, बेसिक उनके जो ग्रीवेंसेज हैं बलोच के, वो भी आपको एड्रेस करने पड़ेंगे। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं गरीदा। 1998 के अंदर मैं तुर्बत में था, मैं जब AFP के लिए काम कर रहा था और BBC के लिए भी काम करता था। वहां पर लोगों को जो मसला था बिजली का, पानी का, वो आज भी मसला है। जो एक्सरे मशीन का ना होना, वो भी आज भी वो मसला है। क्यों 22 साल के अंदर? इसके अंदर फौज इस्टेब्लिशमेंट तो मना नहीं कर रही ना सियासी क़यादत को ये जिम्मेदारी लेनी होगी। अभी हमारी दोस्त है, छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ गरीदा, कि भारी भरकम बात बाद में करते। डॉक्टर फौजिया, उनका पंजगुर के करीब 80 किलोमीटर दूर एक्सीडेंट हुआ, शाम को 7 बजे। सुबह को 5 बजे के करीब वो कोयटा पहुंची है। ना एक्सरे मशीन थी पंजगुर हॉस्पिटल में, ना MRI था। ये जरूर है कि जाम कमाल साहब भी, पूरी सियासी और ब्यूरोक्रेट सारे वहाँ पे, उन्होंने बहुत अच्छी, डॉक्टर्स ने भी बहुत अच्छी केयर की है। लेकिन कोयटा में अब आप बताइए कि एक्सरे और MRI और CT स्कैन अगर ये 10-10, 12-12 घंटे पे मिलेंगे, तो आप मुझे बताएं ये हालत किसकी है? ये इसका मतलब है गवर्नेंस का भी इशू है। तो गवर्नेंस के इशू के साथ, पैकेज के साथ, हमने देखा है कि माजी के अंदर पैकेजेस करप्शन की नजर हुए हैं। उस करप्शन को भी करना पड़ेगा। दूसरा, चाहे वो हमारे इदारे हो, रियासती इदारे, चाहे हमारी सियासी क़यादत हो, चाहे हम लोग हो इस्लामाबाद में बैठे हुए, हम सबको 2-2 कदम पीछे हटना पड़ेगा और खुले दिल के साथ बात करनी होगी। इंसर्जेंसी को कमजोर किया है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने, बहुत कम हो गई है। आम लोगों की वो सपोर्ट भी नहीं है। इसके बावजूद मैं ये समझता हूँ कि ये देखना पड़ेगा कि जो मुझे लगता है कि हरबियार, क्या उसका ग्राउंड पे कोई असर रसूख है? मैं नहीं समझता। इसी तरह कलात के जो खान है कार्डिफ के अंदर बैठे हुए सलमान साहब, क्या उनका ग्राउंड पे लड़ रहे? नहीं। डॉक्टर अला नजर लड़ रहा है और कमांडर्स लड़ रहे हैं। वो आप किससे बात करेंगे? और दूसरा, क्या ये जो शाह गजीन है, क्या ये वाहिद आदमी होना चाहिए? नहीं, पूरी एक कमेटी बननी चाहिए जिसमें डॉक्टर मालिक भी हो, जिसमें और लोग भी हो, चाहे अनवरुल्लाह काकड़ हो, कोई और लोग हो, और उसमें कोई रिटायर्ड, आप कोई रियासती इदारे का कोई रिटायर्ड आदमी रख लें, कोई इसमें हर्ज नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि सिंसियरली, सीरियसली इस इश्यू को आगे लेके जाएं। अस्करी हल नहीं है। और जो मुझे पता चला है कि जिनके खिलाफ भी केसेस है, उनको यही बात की जाएगी कि आप पहले केसेस कोर्ट के अंदर भुगताएं, लेकिन ऑप्टिक्स के ऊपर आप बलूचिस्तान का मसला हल नहीं कर सकते जब तक आपको इन डेप्थ नहीं जाना पड़ेगा और सिंसियरिटी के साथ दिल खोल के रखना पड़ेगा। टाइम मेरे पास बिल्कुल खत्म हो रहा है, लेकिन ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, आपका इनपुट मैं जरूर चाहूंगी इसी मसले पे। जरा क्विकली आपसे रिक्वेस्ट होगी। देखें, बात यह है कि ये सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। आप पहले उनको सोशो इकोनॉमिकल जो एनवायरनमेंट उनको दें, इकोनॉमिक पैकेज दें, उनको सरदारों से थोड़ा सा दूर करें। देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो वापस आना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि सरदारों से डरते हैं। जब उनके घर के हालात ठीक होंगे, उनको हॉस्पिटल मिल जाएगा, स्कूल मिल जाएगा, उसके बाद इंडस्ट्री लग जाएगी। जो ये गवादर आ रहा है, इससे ऑटोमेटिकली होगा। जब यहाँ पर आप कंडीशन थोड़ा सा कर लें, देन गो एंड टॉक टू देम, बट ऑफ कोर्स इग्नोर वन नॉट, बाकी सब के सब आ जाएंगे वापस। आई थिंक इसका हाल यही है कि इसको सरदारों को कंप्लीट तरीके से हैंडल किया जाए। वन आउट अगर है वो ठीक ऑटोमेटिकली आएगा, बाकियों को आप ठीक करें। वहाँ पे मैं वहाँ पोस्टेड रहा हूँ, GOC रहा हूँ वहाँ का। एक चीज जो वहाँ पे बहुत बड़ा मसला है, एस्टैब्लिशमेंट बिल्कुल कतई ताल्लुक कर ले, बहुत सारे मसले हल हो जाएंगे। वो ऑलरेडी नहीं, ये नहीं, ये छोटी ऐसे नहीं होता। वहाँ पे A एरिया और B एरिया है। A एरिया जो है वो सारा को 7-8% है, जहाँ पे आपकी रिट है, जहाँ आपके पास पुलिस थाना है। 93% एरिया पे सरदार राज करता है। वो डेवलपमेंट नहीं B एरिया है। आप क्या और ये कैपिटलाइज कर रहे हैं? आप कहते हैं डेवलपमेंट नहीं। आप अख्तर मैंगल का घर देखें, उसकी गाड़ियां और चीजें देखें, पैसे ये खाते हैं। आपने लेवीज रखी हुई है वहां पे, उनकी तनख्वाहें हुकूमत पाकिस्तान देती है इनके थ्रू।
ये सरदार पैसा खाते हैं और अपनी मर्जी के लोगों को रखते हैं वहां पर, जो इनके इसका जवाब दीजिएगा, इसका जवाब दीजिए। ताल्लुक करें, नई मिडिल क्लास लीडरशिप मैंने डेरा मुफ्ती में लोगों से पूछा, उन्होंने कहा जी मुफ्ती हमारा बाप है, हमें जो कहेगा हम वो करेंगे। मैं डेरा मुफ्ती जाता, मैं जीओसी था वहां का, मुझे पता है वहां के लोग सरदार को अपना बाप मानते हैं। सर ये डिबेट बड़ी इंटरेस्टिंग है सर, ये डिबेट सॉरी टू कट, तब्दीली आई है साहब, अब रवैयों में भी तब्दीली आई है, मिडिल क्लास इमर्ज हो रही है। इतने सारे 5000 के करीब लोग, हजारों की तादाद में सिक्योरिटी फोर्सेस में आ गए हैं पाकिस्तान के नौजवान। सॉरी टू कट यू इन बोथ जेंटलमैन, सॉरी टू कट यू इन बोथ जेंटलमैन, लेकिन टाइम मेरे पास, सॉरी टू कट यू इन जेंटलमैन, लेकिन टाइम मेरे पास बिल्कुल खत्म हो चुका है। बलूचिस्तान की ये डिबेट बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत कॉम्प्लेक्स है, ये एक सेगमेंट में कम से कम कंप्लीट नहीं हो सकती थी। इस पे इंशाल्लाह एक प्रोग्राम करेंगे, बल्कि सीरीज ऑफ प्रोग्राम करेंगे। दोबारा से सहमत देंगे। आज के लिए जनाब शोएब साहब का, ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब का, अवैस तौहीद साहब का बहुत शुक्रिया। आई विल सी यू इंशाल्लाह ऑन कमिंग मंडे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।